हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं ओएनजीसी के बारे में। ओएनजीसी में काफ़ी अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं। सबसे पहले जो इसके वैल्यूएशंस हैं दैट इज़ प्रिटी वेल। और जो करंट प्राइस है दैट इज़ 187 और बुक वैल्यू है 223। सो बुक वैल्यू से भी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है ये। और जो पी रेशो है दैट इज़ ओनली 5.85। सो 5.85 और बुक वैल्यू से इतना नीचे चलना, तो बुक वैल्यू से नीचे को अगर रेशो में देखने लगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो इज 0.84। तो एक बार इसका पास्ट में हम डेटा देखते हैं कि 3 इयर्स के कंपैरिजन में क्या रहा होगा अगर पी रेशो की बात करने लगे। 5 इयर्स में देखें सो दिस इज ट्रेडिंग बिलो द मीडियन लेवल 5.8। काफी ऊपर तक गया, उसके बाद में नीचे आ गया, और जो काफी ऊपर तक गया था ये भी एक्चुअल में कंपनी को प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। अगर हम 10 इयर्स के कंपैरिजन में देखने लगे तो 10 इयर्स एक्चुअल में थोड़ा सा ठीक डेटा हमें दिखाता है, क्योंकि इतने बड़े साइज की कंपनी सस्टेनेबल जो हमें डिविडेंड भी देती हो वो 5 के पी पर नहीं चला करती। तो 10 इयर्स का जो एवरेज है दैट इज 9.6 और करंट में जो इसका पी रेशो है दैट इज 5.8। तो 10 से काफी नीचे चल रहा है। ये इसमें एक अपॉर्चुनिटी है। अगर हम मैक्स भी करके देखें तो मैक्स में हमारा ये डेटा अवेलेबल हुआ 2007 से अभी 2023 है। सो लास्ट 16 इयर्स का जो मीडियन पी है, एवरेज इसको मानकर चल सकते हैं, सो दैट इज 10.2 और 10.2 से 5.8 अभी चलना लोएस्ट लेवल पर है। सो पी के हिसाब से वैल्यूएशन सस्ते हैं। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू देखने लगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर 10 इयर्स का डेटा देखें तो मीडियन पीई इज सॉरी मीडियन price to book value is 1.3 and currently it is trading at 0.8। तो इस लिहाज से भी ये काफी सस्ता है। अगर हम प्राइस एक्शन की बात करने लगे अब और हम लास्ट 3 इयर्स का देखने लगे या लास्ट 10 इयर्स का भी देखने लगे तो दिस इज ट्रेडिंग एट द सेम प्राइस जब ये 10 इयर्स पहले था। और इस चीज के लिए अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट देखें तो हमें काफी पीछे तक का डेटा यहाँ पर नजर आ जाएगा और ये पता चल जाएगा कि सेम प्राइस पर ये 2007 में भी अवेलेबल था। अब 2007 में अवेलेबल था, अभी भी सेम प्राइस पर अवेलेबल है। विवेक भाई, समथिंग इज फिशी। तो यहाँ इसको चेक करने के लिए, क्योंकि हमें पता है दिस कंपनी इज गिविंग अस ए वेरी गुड डिविडेंड एवरी ईयर। अगर हम अभी भी प्राइस देखें डिविडेंड यील्ड दैट इज 6%, यानी कि करंट प्राइस पर भी 6% के आसपास का साल में हमें डिविडेंड मिल जाता है, जितना यानी कि फिक्स डिपॉजिट का है। अब अगर हम इसको सस्ता भी परचेज कर लें, जो सस्ता भी है, पी के हिसाब से सस्ता है, बुक वैल्यू के हिसाब से सस्ता है, तो यहाँ पर डिविडेंड भी मिल जाएगा और ग्रोथ के भी चांसेस हैं। अब यहाँ पर जब डिविडेंड मिल जाता है, अगर डिविडेंड को एडजस्ट किया जाए तो यहाँ अगर आप देखोगे राइट कॉर्नर में नीचे एडजस्ट एडीजे का यहाँ पर एक टैब दिया हुआ है, एडजस्ट डेटा फॉर डिविडेंड, आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अगर डिविडेंड इसमें से नहीं निकाला होता तो स्टॉक प्राइस आज की डेट में क्या होता। तो हमें एक्चुअल में परफॉर्मेंस नजर आती है कि अगर डिविडेंड नहीं निकाला होता तो डिविडेंड जो हमें मिला अगर उसको एड बैक कर दिया जाए स्टॉक प्राइस में तो ये ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के पास ही है। तो वैसे हमें कभी भी इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया कि डिविडेंड को हम अलग निकाल लें। लेकिन वेरी हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज के केस में जब हम देखें कि स्टॉक प्राइस इज ट्रेडिंग एट द सेम लेवल वेयर इट वाज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 10 इयर्स बैक, 15 इयर्स बैक, तो वहां पर हमें देख भी लेना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इनकम का ही पार्ट है। तो अभी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के पास है, डिविडेंड को अगर यहाँ पर वापस से एड बैक किया जाए तो। लेकिन एड बैक नहीं करें तो भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नीचे है। ऊपर नीचे रेंज में स्टॉक प्राइस हमेशा ट्रेड करता हुआ देखा गया है, अभी ऊपर है। लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न साफ साफ बना हुआ है और ये हमारा एक अच्छा सा कप विद हैंडल पैटर्न है। ये कप विद हैंडल पैटर्न पूरा बना हुआ है। अगर हम इसमें एक डेप्थ ले लें और डेप्थ से हम लोएस्ट लेवल से लेकर और जो ब्रेकआउट लेवल है वहां तक की बात करने लगे, सो दिस इज 141 पॉइंट्स अप मूवमेंट वी कैन सी। और जो टारगेट निकल कर आता है वो 334 के आसपास निकल कर आता है। सो करंट प्राइस से जो इसमें एक मूवमेंट नजर आती है वो करंट लेवल है 186 और टारगेट प्राइस निकल कर आता है 334 पॉइंट्स। तो हमारा ये टारगेट निकल कर आया 78.93% अपसाइड का। अगर हम इसको डेली चार्ट पर देखें तो भी ये सेम ही निकल कर आएगा, देयर इज नो डिफरेंस फ्रॉम दैट पॉइंट। तो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई से थोड़ा सा ऊपर हमारा टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है और अभी ये ब्यूटीफुल कप विद हैंडल पैटर्न है।
तो हमने यहाँ पर दो बातें की, अभी कंप्लीट नहीं हुआ सारी बातें। हमने दो बातें की, एक तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न हमने डिस्कस किया, दूसरा हमने यहाँ पर डिविडेंड डिस्कस किया, हमने यहाँ पर अंडर वैल्यूएशन डिस्कस की पीई के रूप में, और हमने बुक वैल्यू के रूप में इन सब चीजों को डिस्कस किया। लेकिन कभी भी अंडर वैल्यूएशन और टेक्निकल चार्ट पैटर्न को सपोर्ट करने के लिए हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि फ्यूचर में इस स्टॉक की, इस कंपनी की जो अर्निंग्स है, जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है, वो क्यों इंक्रीज होगी। क्योंकि जब तक बिजनेस यहां से एक्सपेंड नहीं होगा और फ्यूचर में नेट प्रॉफिट हायर नहीं आएंगे, तो कभी भी जो 5 का पी है या 10 का पी है, ये पी रेशो और डाउन होता जाएगा। क्योंकि कोई भी अगर इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है, किसी कंपनी में पैसा लगाता है, तो जो कंपनी फ्यूचर में ग्रो ना करे उसमें पैसा लगाने में इंटरेस्ट नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर कैपिटल एप्रिशिएट करने के लिए पैसा लगाया जाता है, कंपनी के ग्रो होते हुए देखने के लिए पैसा लगाया जाता है, उस ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने के लिए पैसा लगाया जाता है। तो यहां पर भी ये देखना जरूरी है कि क्यों ये ग्रो करेगा। अब ओएनजीसी का मेन बिजनेस क्या है? ओएनजीसी का मेन बिजनेस है यहाँ पर मीन्स कच्चा तेल और गैस। तो तेल निकालना और गैस निकालना और उसको सेल करना, सेल करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो, और जो निकालने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो। तो यहाँ पर ये दो मेन बिजनेसेस हैं। अभी पिछले कुछ टाइम में गैस के और ऑयल के प्राइसेस दोनों ही बहुत ज्यादा ऊपर भी गए और वापस से नीचे भी आए, लेकिन वापस से प्राइसेस ऊपर आने शुरू होते हुए नजर आते हैं। अगर हम यहाँ पर चार्ट देखें नेचुरल गैस का, तो नेचुरल गैस का ये चार्ट हमें काफी कुछ बताएगा। हमने अपन नेचुरल गैस का चार्ट देखा और काफी टाइम से, उससे पहले जब से ये चार्ट हमारे पास अवेलेबल है 2017 से, ये एक ही रेंज में नजर आता था। हायर रेंज वाज 3.30 और जो इसकी लोअर रेंज थी वो 2.5 के आसपास थी, बारिंग एक छोटा सा टाइम जब ये बिल्कुल नीचे चला गया था। लेकिन पेंडेमिक के बाद जब यहाँ पर कमी नजर आई तो इसने काफी ऊंचा गया 6.6 के आसपास, फिर नीचे आया और फिर इसने जो हाई बनाया वो हाई बनाया इसने 10 लेवल का। सो $10 पर MMBTU करके कुछ इनकी यूनिट होती है, जिसको ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। वो इसका प्राइस रहा $10 का। लेकिन उसके बाद में ये वापस से सेम लेवल पर नीचे आ गया, जिस लेवल पर इसने जो इसकी रेंज थी बेसिकली, और करंटली इट इज ट्रेडिंग एट $3। अब जो ये $3 पर यहाँ पर ट्रेड करता है, अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखोगे तो यहाँ से एक ब्रेकआउट नजर आता है, मुझे उसमें कोई दो राय नजर नहीं आती। और अगर हम यहाँ पर इसके चार्ट पैटर्न को देखें तो ये एक कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न भी कह सकते हो और कप विद हैंडल पैटर्न भी कह सकते हो, और इसको आप हायर हाइज हायर लोज भी कह सकते हो। कि इसने यहाँ पर ये लो बनाया, फिर नेक्स्ट लो इसने थोड़ा सा ऊपर बनाया, नेक्स्ट लो और ऊपर बनाया, फिर नेक्स्ट लो और ऊपर बनाया, फिर और ऊपर नेक्स्ट लो बना, फिर और ऊपर नेक्स्ट लो बना। तो हायर लोज बनते हुए जा रहे हैं, और जो हाईज हैं वो भी ऊपर की तरफ ही बनते जा रहे हैं। कि जैसे पहले यहां पर ये हाई बना, फिर नीचे आए, फिर और हाई बना, फिर नीचे आया, फिर पहले से वाले से ज्यादा हाई बना, फिर नीचे आया, फिर और हाई बना, और अभी यहां से आकर शायद ये और हाई बनाते हुए ऊपर निकल जाएगा। क्योंकि साथ में यहां पर ये एक कप विद हैंडल पैटर्न भी है, दिस इज द कप एंड दिस इज द हैंडल, और यहां से एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आता है। अगर ये ब्रेकआउट आता है तो यहां पर जो अपना टेक्निकल टारगेट है वो करंट लेवल से ऑलमोस्ट $1 ऊपर है, 33% के आसपास हमारा यहां से गैस के प्राइसेस में उछाल नजर आता है। अब जब मैं गैस के प्राइसेस में उछाल की बात कर रहा हूं तो आप ये मत मानकर चल लेना कि MCX पर जाओ और यहां पर गैस की ट्रांजेक्शन मींस गैस परचेज करना शुरू कर दो, नेचुरल गैस। हम यहाँ पर इक्विटी की बात कर रहे हैं और इक्विटी से रिलेटेड ही हमारा डिस्कशन है। तो जब यहाँ पर ये प्राइसेस बढ़ेंगे तो जो कंपनीज यहाँ पर गैस प्रोड्यूस करती हैं उनको यहाँ पर सीधा सीधा बेनिफिट होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और यही रीजन है कि ONGC में यहाँ पर एक सीधा सीधा ये अच्छा सा कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आता है, और जो काफी लंबे बड़े टाइम फ्रेम पर है। काफी टाइम से इसने कोई यहाँ पर उछाल नहीं दिखाई है। अब एक और पॉइंट की ये हमारा प्राइसेस की बात हो गई, प्राइसेस बढ़ने से इस कंपनी की रेवेन्यू बढ़ेगी, और यहाँ पर गैस के प्रोडक्शन के भी इन्होंने एक्सपेंशन प्लान बनाए हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे, ONGC प्लान्स टू डबल गैस प्रोडक्शन इन नेक्स्ट 5 to 6 years। अब जब यहाँ पर गैस का प्रोडक्शन भी ये डबल करने के लिए तैयार हैं, और ये यहाँ पर जो ये गैस का प्रोडक्शन डबल करने के लिए तैयार हैं, उसको अगर हम बुक्स में देखने लगे कि सिर्फ हवा में बातें हैं या एक्चुअल में हो रहा है, तो हम बैलेंस शीट में जाकर देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में जो फिक्स्ड एसेट्स आज की डेट में 1,19,000 करोड़ की हैं, 1,19,000 करोड़ की हैं। CWIP इज ऑफ द सेम साइज, ऑलमोस्ट सेम CWIP है, यानी कि अंडर
जो कंस्ट्रक्शन है एसेट्स का, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो अभी ऑपरेशनल नहीं हुई हैं, वो सेम साइज की हैं। आज की डेट में जो भी नेट प्रॉफिट आ रहा है ना, ये 41,000 करोड़ का, ये नेट प्रॉफिट है 1,19,000 करोड़ की एसेट्स को यूज करके। और जब ये 1,13,000 करोड़ की एसेट्स भी जो अंडर इंप्लीमेंटेशन है वो इंप्लीमेंट होकर ऑपरेशनल हो जाएगी, तो ये नेट प्रॉफिट यहां से बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसमें कोई डाउट नजर नहीं आता। और जब ये 40,000 करोड़ से 10,000 मींस 80,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंचे और मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी 2,35,000 करोड़ हो, तो फ्यूचर में जो एक्सपेंशन है उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारा फॉरवर्ड पी निकल कर आता है वो 2.5 का निकल कर आता है सिर्फ। तो 2.5 के पी पर कंपनीज नहीं चला करती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार वो एक्सपेंशन हो गया तो उसके बाद में फर्दर एक्सपेंशन नहीं होगा। इंडिया को अगर अपनी रिलायबिलिटी बाहर से मंगाए हुए कच्चे तेल और नेचुरल गैस से कम करनी है, अगर जो इंपोर्ट करने का जो बिल है उसको कम करना है, डॉलर का यूसेज इन सब चीजों पर कम करना है, तो एक तो ऑल्टरनेटिव्स को अपनाना पड़ेगा, जैसे इथेनॉल हो गया या फिर ईवी हो गया। लेकिन बिग इंडस्ट्रीज शायद इनसे एकदम से नहीं चल सकती, उसके लिए नेचुरल गैस भी चाहिए, घर में पाइप जो गैस होती है वो भी चाहिए, और कहीं ना कहीं डीजल भी हमेशा ही चाहिए होगा। बहुत जल्दी डीजल वाइप आउट नहीं कर सकते हम ये नहीं कह सकते कि कल से ही सारे के सारे ट्रैक्टर डीजल से नहीं चलेंगे, बाकी किसी टेक्नोलॉजी से चलेंगे। न्यू टेक्नोलॉजी आ सकती है, यहाँ पर मिथनॉल की बात चल रही है या फिर हाइड्रोजन की बात चल रही है, लेकिन 140 करोड़ पॉपुलेशन वाली कंट्री में चीजों को इमीडिएटली यहां पर रिप्लेस कर देना उतना आसान नहीं होता, प्रैक्टिकली किसी के लिए भी नहीं होता। तो अभी एक्सपेंशन लगातार चलता रहेगा, क्योंकि एनर्जी की जो डिमांड है वो भी लगातार यहां पर बढ़ रही है। तो हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की, सबसे पहले हमने यहां पर एक ब्यूटीफुल कप विद हैंडल पैटर्न देखा, जिसमें हमें करंट प्राइस से ऑलमोस्ट 80% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है, और ये 78.93% है। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमने देखा जो अंडर वैल्यूएशन है पीई के बेस पर और यहां पर बुक वैल्यू के बेस पर। और थर्ड हमने यहां पर देखा कि डिविडेंड भी लगातार आता है 6% के हिसाब से। उसके बाद हमने यहां पर इनका प्रोडक्शन प्लान भी देखा कि प्रोडक्शन प्लान यहां पर लगातार बढ़ रहे हैं और डबल करने की बात कर रहे हैं। उसके साथ में हमने यहां पर नेचुरल गैस के प्राइसेस भी देखे, क्योंकि नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ने से क्या होगा, यहां पर इनकी जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो सीधी सीधी बढ़ जाएगी। आप एक चीज और ध्यान में रखकर चलो कि जो गैस निकालने के खर्चे हैं वो गैस के प्राइसेस से कम या ज्यादा नहीं होते, गैस निकालने के खर्चे सेम रहेंगे, क्योंकि जो स्टाफ आज की डेट में गैस निकाल रहा है वो सेम ही सैलरी लेगा, इवन बढ़ती हुई सैलरी लेगा, कम नहीं लेगा। गैस के प्राइसेस कम होने से गैस के निकालने के खर्चे कम नहीं होते, ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, मशीन उसी रेट से चलेंगी। यहाँ पर जो भी बाकी एक्सपेंसेस हैं सब सेम प्राइस से होंगे, सेम कॉस्ट से होंगे। लेकिन जब प्राइसेस यहाँ पर गैस के बढ़ेंगे और मार्केट में बढ़े हुए प्राइसेस पर ये अपनी गैस को बेच पाएंगे, तो जो बढ़ा हुआ हिस्सा है वो सीधा का सीधा नेट प्रॉफिट में एज इट इज ऐड हो जाएगा, और नेट प्रॉफिट यहां से शायद डबल बहुत जल्दी हो जाए। ये डिपेंड करेगा कि नेचुरल गैस के प्राइसेस कितनी स्पीड से यहां पर बढ़ते हैं। साथ में जो एक्सपेंशन प्लान है वो भी हमने देखा कि करंट में जो यहां पर करंट में जो प्रॉफिट आ रहा है दैट इज विद द हेल्प ऑफ 1,19,000 करोड़ रुपीज ऑफ एसेट्स एंड 1,13,000 करोड़ रुपीज ऑफ एसेट्स आर अंडर इंप्लीमेंटेशन। ये अंडर इंप्लीमेंटेशन जैसे जैसे नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स में सारा का सारा ऑपरेशनल हो जाएगा, ये पूरा पूरा प्रॉफिट यहाँ पर रेवेन्यू और नेट प्रॉफिटेबिलिटी के रूप में दिखने लगेगा। और ऐसा नहीं है कि एक बार ये यहाँ से फिक्स्ड एसेट्स में कन्वर्ट होगा CWIP, उसके बाद में नया CWIP नहीं आएगा। दीज कंपनीज कंसिस्टेंटली यहां से ऊपर की ग्रोथ दिखाती ही हैं, और यही इनका पास्ट में ट्रैक भी रहा है। जो फिक्स्ड एसेट सिर्फ 38,000 करोड़ की थी अभी 1,20,000 करोड़ की है, यानी कि 3 टाइम्स से भी थोड़ी सी ज्यादा हो गई हैं, और लगातार से ही इन्होंने इसी तरीके से CWIP को मेंटेन किया है। और अच्छी बात यह है कि जो बोरोइंग है, अगर बोरोइंग भी हम देखें तो अंडर कंट्रोल है। लास्ट मींस 3 इयर्स पहले भी इनकी सेम ऑलमोस्ट सेम बोरोइंग थी जो अभी है, और जो अपना पैसा है 198,000 करोड़ से बढ़कर 274,000 करोड़ हो गया, यानी कि 50% जंप कर गया है, जबकि जो बोरोइंग में जंप है वो सिर्फ 10% है। तो यहाँ पर सारी ही चीजें अपने फेवर में हैं।
जब हम कमोडिटीज के प्राइसेस को कंपनीज के साथ थोड़ा सा लिंक करके देखते हैं तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी साइकिल नजर आती है, समझ में आती है कि क्यों चीजें अभी यहाँ से ऊपर जाने के कगार पर हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करता रहूंगा, लेकिन एक चीज आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि कभी भी मेरे कहने से यहाँ पर स्टॉक को बाय नहीं करना है, मेरे कहने से यहाँ पर चीजों को समझना है, अपना बैक टेस्ट करना है, अपना यहाँ पर कन्विक्शन लेकर आना है अपनी एनालिसिस के बेस पर, अपने जो आपके एडवाइजर हैं उनके बेस पर। मेरे कहने से तो यहाँ पर सीखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करना है मेरे कहने से, खुद भी सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब कराना भी है, क्योंकि जो ये एक्सपीरियंस है ये सबके साथ बंटना चाहिए यहाँ पर। तभी सभी लोग अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे और गैम्बलिंग से यहाँ पर अपने आप को बचाकर एक सिस्टमेटिक अप्रोच से ट्रेड करना और इन्वेस्ट करना वो सीख पाएंगे। और यही हमारी मंशा है, ये इसी तरीके से हम अपने जो भारतीय हैं उन सब के साथ योगदान दे सकते हैं देश की तरक्की में। तो यहाँ पर कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।